नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज का आज हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समझेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किए हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। 7वें चैप्टर में से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कुल मिलाकर 5 अंक के होंगे, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आधे अंक का, लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 अंक का और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे। ये जो 3 अंक वाला क्वेश्चन है इसमें आपको एक अथवा में भी प्रश्न मिलने वाला है। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा, 100% यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और ये जो 3 अंक आपको नजर आ रहे हैं इसमें हो सकता है कि 2 अंक का एक कोई क्वेश्चन हो, डेरिवेशन हो, जिसमें कोई व्यंजक पूछा गया हो, साथ में 1 अंक का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और सकता है इस 1.5 अंक में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया जाए। तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटी है उनको आप अच्छे से करें, अच्छे से उनको तैयार कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर चल रहे हैं कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या है। हमें एक ऐसी परिपथ दे रखा है जिसमें रेजिस्टेंस, कुंडली और कैपेसिटेंस ये 3 राशियां जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी स्रोत यहां से कनेक्टेड है। इस एसी स्रोत की जो वोल्टता है वो 8 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रही है, 4 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो रही है और 10 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो रही है। देखिए, हमारे को यह पूछा गया है कि इसकी वोल्टता कितनी है, एसी वोल्टता है कितनी। तो देखिए एसी वोल्टता कितनी होगी, V बराबर होगा VR स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वेयर का रूट। तो यहां से VR का मान है 8, तो 8 का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस VL कुंडली के ऊपर विभव पतन ये 4 हो जाएगा, VC ये 10 हो जाएगा का रूट। तो यहां से 8 का स्क्वेयर ये तो हो गया 64 प्लस 4 माइनस 10 तो ये आ गया माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस के 36 आ जाएंगे और 36 और 64 को आप जोड़ेंगे तो 100 आ जाएंगे और 100 का रूट करोगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्ट करता है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी। यह मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि इसमें जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। द्वितीय कुंडली के अंदर इसमें जो वोल्टेज है वो बढ़ जाते हैं, 2200 वोल्ट हो जाते हैं। फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमारे को दे रखी है 200, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें यहां पर पूछी है। हम एक रिलेशन जानते हैं कि Vp बराबर होता है
वीपी अपॉन वीएस बराबर होता है, वीपी अपॉन वीएस निकालते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एन पी अपॉन में एन एस। हमें वैल्यू चाहिए प्राथमिक कुंडली में फिर होगी संख्या, एन पी बराबर आ जाएगा वीपी अपॉन में वीएस इंटू में एन एस। वीपी की वैल्यू हमें 220, वीएस की वैल्यू हमें 2200, एनएस की वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में 200। तो यहां से आप ध्यान देंगे अपने पास में एनपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है। वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए हमें इनमें से सही कथन का चयन करना है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, पहले आधे चक्कर या धनात्मक अर्ध चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बिल्कुल सही वैल्यू दे रखी है। तो ऑप्शन मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कहां है, ये थर्ड आ गया, हमने सेकंड को छोड़ दिया भाई, ये वाला था। संपूर्ण चक्कर में एसी धारा का माध्य मान 0 होता है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में एसी वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर होता है। कि हमारे को शुद्ध प्रतिरोध दे रखा है और शुद्ध प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में एसी वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। जबकि इसमें यहां पर कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पांचवा देखें, शुद्ध धारतीय परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 होता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब शुद्ध संधारित्र या शुद्ध प्रेरकत्व किसी ऐसी परिपथ में लगा होता है तो शक्ति क्षय 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, चौथा ये गलत है, सारे स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। ये जो यहां पर अपन को दे रखा है, इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। I बराबर होता है IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां से यदि आप इन दोनों की तुलना करें तो ओमेगा टी बराबर हमारे को दे रखा है 60 पाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ जो कि 60 पाई के बराबर होगा। तो 60 पाई बट्टे में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ बराबर अपने पास में आ जाएगा 30 हर्ट्ज। एफ बराबर कितना आ जाएगा, 30 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। महत्तम का मतलब हो गया अधिकतम। अधिकतम मान कब होगा, देखिए अनुनाद की स्थिति में होता है, और जब धारितीय प्रतिघात और प्रेरक की प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं। धारितीय प्रतिघात और प्रेरक की प्रतिघात दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो 1/ओमेगा c बराबर ओमेगा एल। तो यहां से 1 में एल सी बराबर आ गया ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा बराबर अपने पास में आ जाएगा 1/√LC। अपने को देख रहे हो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, इस रूप में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर 0 होता है। वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना, 0। और जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक
उसको हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। cos फाई बराबर देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा, cos जीरो का मान कितना होता है, 1। तो शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 होता है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए हमारे को एक एलसीआर सर्किट दे रखा है। अनुनाद की स्थिति में धारा और आरोपित वोल्टता के बीच में कालांतर कितना होगा। देखिए अनुनाद की स्थिति में होता क्या है, अनुनाद की स्थिति में अक्ष L और अक्ष C दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। कालांतर का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, फाई बराबर होता है टेन इनवर्स अक्ष L माइनस अक्ष C बटेवा R। तो यहां से इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टेन इनवर्स अक्ष L माइनस अक्ष C। तो अक्ष L और अक्ष C दोनों बराबर, तो ये वाली वैल्यू हो गई 0। टेन इनवर्स 0 का मान हो जाएगा 0। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है विद्यार्थियों, 0 आ चुकी है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति होती है। देखिए जेड बराबर, मैं आपको जेड के जरिए समझाता हूं। जेड प्रतिबाधा जो कि आर स्क्वेयर प्लस अक्ष एल माइनस अक्ष सी का होल स्क्वेयर होता है, और अनुनाद की स्थिति में ये दोनों बराबर होते हैं। अनुनाद की स्थिति के अंदर अक्ष एल और अक्ष सी दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अक्ष एल बराबर होता है अक्ष सी के, तो यहां से ये दोनों बराबर होंगे, तो आर स्क्वेयर प्लस ये तो दोनों बराबर हो गए, तो ये तो आ गया 0 का रूट करेंगे, तो अपने पास में जेड का जो मान है वो आर के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल। इसका मतलब हो गया कि एलसीआर परिपथ जब अनुनाद की स्थिति में होता है तो वो शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ की भांति व्यवहार करता है, प्रतिरोधक की परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तप्त तार एमीटर मापता है। देखिए विद्यार्थियों, अपने पास में जो एमीटर डीसी एमीटर होता है, डीसी एमीटर है, ये औसत धारा को मापता है। किसको मापता है, औसत धारा का मापन करता है। कौन से प्रभाव है पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ओके, अब यहां पर क्या है, डीसी वोल्ट मीटर होता, ये 2 जगह लिख दिया, डीसी वोल्ट मीटर है, वो औसत वोल्टता को मापता है, औसत वोल्टता का मापन करता है। ये भी इसी सिद्धांत पर ही आधारित होता है। लेकिन अब हमारे पास में है तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर। देखिए औसत मान का मापन करना होता तो हम डीसी एमीटर से ही कर लेते, क्योंकि ये डीसी एमीटर ही कर लेता, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्कर के लिए 0 होता है। इस कारण से डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मापन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नए एमीटर, नए वोल्ट मीटर का निर्माण किया गया, जिसको हम कहते हैं तप्त तार एमीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर। तो ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है। धारा का वर्ग मध्य मूल मान का मापन करता है, वर्ग मध्य मूल मान का मापन करता है। ओके, इसी प्रकार से तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर वो भी वीआरएमएस मान को मापेगा। किसको मापेगा, वोल्टता के वर्ग मध्य मूल मान का मापन करता है।
तो ये अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापेगा, तो वर्ग माध्य मूल मान का मापन करेगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान आईआरएमएस तथा शिखर मान आईएम दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आईआरएमएस बराबर होता है आईएम बट्टे में √2 और यहां से √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को 0.707 लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में आ गया ऑप्शन ए, आईआरएमएस इक्वल टू 0.707 आईएम, ये हमें प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखें। यदि एल तथा आर क्रमशः एल यहां पर प्रेरकत्व है, आर यहां पर प्रतिरोध है, तो एल बट्टा आर का मात्रक होता है। एल बट्टे में आर का मात्रक पूछा है, तो देखो इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओमेगा इंटू एल बट्टे में आर, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया अक्सल। ये क्या आ गया, अक्सल। ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी। तो यहां पर इसका मात्रक होता है ओम और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम और टी का मात्रक हो गया सेकंड। तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में सिर्फ क्या रह जाएगा, सेकंड रह जाएगा। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ है, इसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होता है। देखिए विद्यार्थियों, जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब कलांतर होता है 0। कितना होता है, जब एल या सी जुड़ा हो तब जो कलांतर है या तो प्लस में π/2 या माइनस में π/2 होगा, प्लस माइनस π/2 होता है। और एलसीआर परिपथ में, एलसीआर में जो फाई का मान है वो 0 से कहां से चेंज होगा, ये 0 से π/2 तक होता है, 0 से π/2 तक होता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे एलसीआर की अनुनाद की स्थिति में, एलसीआर की अनुनाद की स्थिति में फाई का जो मान है वो फिर से 0 हो जाता है। तो यहां पर एलसीआर का ही पूछा है, तो 0 से π/2 के बीच में कलांतर होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है, कौन सी धारा के लिए होता है। चलिए देखिए, शुद्ध संधारित्र की, देखिए संधारित्र का एक फॉर्मूला प्रतिघात के रूप में, संधारित्र का प्रतिरोध कह दीजिए प्रतिघात, जिसको हम अक्स सी से लिखते हैं 1/ω/c, जो कि 1/2 पाई एफ सी से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि डीसी में एफ कितना होता है, डीसी में एफ बराबर 0, तो अक्स सी बराबर कितना आ जाएगा, 1/0 बराबर आ जाएगा अनंत। तो ये कुचालक की भांति काम करता है। अनंत प्रतिरोध किसकी भांति काम करेगा, अनंत प्रतिरोध कुचालक की भांति काम करता है। प्रतिरोध कुचालक की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, कुचालक की भांति कार्य करता है। फिर आप ध्यान दें, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा, अधिकतम कब होगा, यह हमें यहां पर पूछा है। एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा, कब होगा। शक्ति गुणांक देखिए cos फाई से हम लिखते हैं, शक्ति गुणांक जिसको cos फाई से लिखा जाता है, R/z भी होता है। शक्ति गुणांक की वैल्यू किसके तुल्य होती है, R/z के इक्वल भी।
और कोस फाई के अधिकतम मान के लिए, कोस फाई के मैक्सिमम मान के लिए, मैक्सिमम होने के लिए जेड मिनिमम होना चाहिए, जेड मिनिमम होना चाहिए। जेड कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और जेड मिनिमम कब होगा? जब अक्स सी और अक्स एल दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा। देखो जेड होता क्या है? जेड होता है आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर के रूट के बराबर होता है। ओके, तो कब होगा? ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अक्स एल और अक्स सी दोनों क्या हो? बराबर होंगे। तो उस स्थिति में जेड की वैल्यू कम से कम होगी। अब देखिए जेड कम से कम होगा तो कोस फाई अधिकतम होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरक का प्रतिघात 1 ओम है तो धारा की आवर्ती होगी। धारा की आवर्ती कितनी होगी? एक प्रेरक ही लगा हुआ है और अक्सएल बराबर अपन को कितना दे रखा है? अक्सएल बराबर अपन को दे रखा है 1 ओम और एल बराबर हमें दे रखा है 1 मिली हेनरी। तो यहां से अक्सएल बराबर क्या है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बराबर अक्स एल अपॉन में एल। अक्सएल की जो वैल्यू है वो 1, एल का जो मान है वो 1 मिली हेनरी। तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये बट्टे से ऊपर जाएगा तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की वैल्यू हमें इस तरीके से दे रखी है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो परिपथ में वेव शक्ति होगी। देखिए विद्यार्थियों, वेव शक्ति ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। आप यहां से देखेंगे कलांतर फाई कितना हो जाएगा? इसमें और इसके कलाकोणों का जो अंतर है वही होता फाई। तो इसके कलाकोण ओमेगा टी में से ये घटा दे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। फाई बराबर पाई बाई 2। ओके, तो कोस पाई बाई 2 का मान होता है 0। कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 0 होता है। कोस पाई बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो औसत शक्ति क्षय कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस 100 ओम का दे रखा है, प्रेरक की प्रतिघात 300 ओम का दे रखा है और धारिती प्रतिघात 200 ओम का, और ये तीनों ही श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा? आरोपित वोल्टता और धारा में कलांतर फाई बराबर होता है tan इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर। यहां से आप ध्यान देंगे tan इनवर्स अक्स सी अक्स एल, तीनों की वैल्यू, इन सब का मान पुट करेंगे। 300 माइनस 200 बट्टे में 300, 200, आर का मान कितना है? 100। ठीक है, इस tan इनवर्स को इधर लिख देता हूं मैं। तो ये अपने पास में 300 में से 200 गए तो 100 बट्टे में 100, ये आ गया 1। और tan फाई बराबर 1 आ चुका है। इसका मतलब फाई बराबर, इसको मैं क्या लिख दूं? tan 45 लिख दूं। tan
45 लिख दो तो फाई बराबर अपने पास में कितना आ गया है 45 डिग्री, क्योंकि इस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या है कि एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C तक परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवर्ती के लिए प्रेरकत्व L को किस तरीके से परिवर्तित करना चाहिए। अनुनादी आवर्ती क्या है? अनुनादी आवर्ती इसको हम ओमेगा बराबर 1/√, में LC से लिखते हैं, पुट करते हैं, ये होती है कितनी होती है ओमेगा इक्वल टू 1/√, LC की तुल्य होती है। अब देखें आप, नई स्थिति के अंदर क्या हो गया, नई स्थिति के अंदर ये कहा गया L डेस कितना होगा, जबकि C डेस है वो पहले वाले से 4 गुना हो गया, तो ओमेगा डेस बराबर 1/√, L डेस C डेस, तो यहां से L डेस की जो वैल्यू है वो अपन को चाहिए, L डेस की वैल्यू अपन को चाहिए, जबकि C डेस कितना है 4C। अपन को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ओमेगा और ओमेगा डेस बराबर है, आवर्ती आप उतनी की उतनी ही रख रहे हैं, तो दोनों को हम बराबर पुट कर देते हैं। 1/√, में LC बराबर 1/√, L डेस इंटू 4C। देखिए 1 से 1 अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया अपने पास में LC बराबर L डेस इंटू 4C, C से C कैंसिल हो गया, L डेस बराबर आ गया L/4, L/4 आ गया। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। विद्यार्थियों ये जो वीडियो जो है हम अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और समय पर लेकर आ रहे हैं, और ये लगभग 15 जनवरी तक हम सारे सिलेबस के सारे जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आएंगे, उनके सॉल्यूशन आप लोगों को करवा देंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आऊं, तो आप हमारे साथ में लास्ट तक यूं ही बने रहिए और कुछ ऐसे मॉडल पेपर आपके लिए सेट करें कि उनमें से जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े वाले क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे। जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो तो एज इट इज मिले ही मिले। इसके साथ में ये क्या है कि छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो किधर से भी बन सकते हैं और घुमा सकते हैं। अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं उसमें हमने कोशिश ये की कि हर टाइप का क्वेश्चंस इसमें से पुटअप हो, तो इनमें से ही पुटअप हो। ओके, तो विद्यार्थियों आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए, कुछ मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। अब देखें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ये अपने पास में कोई ट्रांसफार्मर है, क्या है भाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। कैसा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसके ऊपर यहां पर निवेशी वोल्टता आरोपित की जाती है Vp, यहां से जो धारा बहती है वो है Ip, यहां पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो है Vs, जो धारा होती है वो है Is। अब क्या है कि यहां पर वोल्टेज तो बढ़ जाता है, Vs बड़ा होता है और Vp छोटा होता है, धारा का मान घटता है जबकि Is छोटा होगा, Ip बड़ा होगा। आगे ना बात समझ में। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है, Vs बड़ा Vp छोटा, और जो धारा है वो घटती है क्योंकि शक्ति दोनों पर, निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति दोनों क्या होगी, देखो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, तो इसमें Vp इंटू Ip बराबर Vs इंटू
IS हमारे को ये पूछा है इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा, क्या होगा। तो VP इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, VS बट्टे में VP। हमारे पास में ये बड़ा और ये छोटा, तो यहां से क्या होगा, IP बड़ा होगा और IS छोटा होगा। तो धारा क्या हो जाती है, धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे यही पूछा है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी LCR परिपथ में प्रतिरोधक धारिता तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर, देखिए प्रतिरोध पर है 80 वोल्ट, धारिता पर 40 वोल्ट और प्रेरकत्व पर है 100 वोल्ट। तो इस परिपथ में शक्ति गुणांक पूछा है। क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। चलिए इसको आप देखें, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। अपने पास में शक्ति गुणांक होता है cos फाई, और cos फाई बराबर होता है R बट्टे व Z, R बट्टे में Z। यहां से हम इसको धारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, ये आ गया टोटल वोल्टेज। अब ये जो VR है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। V का जो मान होता है वो होता है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, VR की जो वैल्यू है वो है 80, VR का मान है 80 का स्क्वायर प्लस ये आ गया अपने पास में 100 माइनस 40 का स्क्वायर। अपने पास में देखिए cos फाई बराबर 80 बट्टे में 80 प्लस 60, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 80 बट्टे में 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0.8 आ गया, 0.8। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यदि वाटहीन धारा ऐसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो परिपथ होगा, कौन सा परिपथ होगा इनमें से। तो देखिए वाटहीन धारा का मतलब या शक्तिहीन धारा का मतलब हो गया शक्ति क्षय शून्य हो, शक्ति क्षय कितना हो, शून्य हो। शक्ति क्षय कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वाटहीन धारा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, जब परिपथ में शुद्ध कुंडली लगी हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, तब शक्तिहीन धारा बहती है, वाटहीन धारा का प्रवाह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टता है। ये जो हमें 220 वोल्ट दे रखा है, ये VRMS की वैल्यू दे रखी है। इसको थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिले कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का कोई सर्किट है, तो इसका मतलब 220 वोल्ट वो है VRMS की वैल्यू, कि किसी ऐसी परिपथ में से 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो वो है IRMS की वैल्यू। क्योंकि किसी परिपथ में जो धारा बहती है वो IRMS के रूप में ही बताई जाएगी, और जो वोल्टेज आरोपित किया हुआ है वो VRMS के रूप में ही बताया जाएगा। क्योंकि न तो उनके अधिकतम मान VM IM के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा, न उनके औसत मान के बारे में बताया जाएगा, वो VRMS मान होता है, IRMS मान होता है। तो यहां पर जो वोल्टेज है वो क्या है, VRMS है, और VRMS की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। तो अपन को यहां पर पूछा प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टता, तो VM बराबर हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, VM बट्टे में √2, ये आ गया अपने पास में VRMS। क्या आ गया है, VRMS आ गया है। तो यहां से हम क्या लिख दें, VM बराबर VRMS इंटू √2। तो VRMS की वैल्यू हमें दे रखी है 220, √2 का मान होता है 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो 311, 310 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 311 वोल्ट आ जाएगा। ओके,
तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत जड़त्व के अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां लगी होती है और एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण से दूसरी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर है वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरक की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। प्रेरक की परिपथ या धारितीय परिपथ दोनों में फाई का मान प्लस माइनस पाई बाई 2 होता है, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? शक्ति गुणांक जिसको हम कोस फाई से लिख रहे हैं और कोस पाई बाई 2 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो शक्ति गुणांक कितना होगा इनका? 0 होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखो ये तो थे विद्यार्थियों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस चॉइस की संख्या में लिए हैं और काफी वेराइटी इसमें हमने रखी है। अब मैं कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं और इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख ले में, समझ ले में, ताकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। इस साल का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर के हिसाब से पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ है, पेपर की जटिलता थोड़ी सी बड़ी है, तो घबराना नहीं है। तैयारी को थोड़ा सा हाई लेवल की रखनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते थे, उसमें दिमाग लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बट इस साल मुझे लगता है कि जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होने वाला है वो थोड़ा घुमा फिरा कर भी आने वाला है। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि उनमें आपको बहुत माथापच्ची करनी होगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन हम भी लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एल स्वप्रेरण गुणांक की प्रणालिका तथा एक बल्ब बी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। कि एक प्रणालिका है जिसका स्वप्रेरण गुणांक एल है और एक बल्ब है बी। समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी जब प्रणालिका में फेरों की संख्या को कम कर दिया जाए। अब मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यदि किसी न किसी तरीके से इस कुंडली है तो कुंडली के सिरों के ऊपर प्रतिघात होगा, अक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये होगा प्रतिघात। अब किसी न किसी तरीके से अक्सल की वैल्यू जब कम हो जाती है, प्रतिघात कम हो जाएगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो चमक बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। धारा इंक्रीज होती है, धारा बढ़ती है तो बल्ब की तीव्रता में पूछा है तो तीव्रता भी इंक्रीज हो जाएगी, तीव्रता भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और यदि धारा घटती है तो तीव्रता भी क्या हो जाती है? घट जाती है। अब देखो धारा कैसे बढ़ेगी घटेगी? अक्सल जब घटता है, अक्सल क्या होता है? अक्सल जब घटता है तो धारा बढ़ती है, अक्सल घटता है तो धारा क्या होगी? बढ़ेगी। और अक्सल बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घटेगी। ये आप एक बार जरूर देख लेवे, समझ लेवे, मैंने जो बोला है उसको भी आप समझ ले। अब हमारे को ये कहा गया कि प्रणालिका में फेरों की संख्या कम कर दो भाई। एल बराबर प्रणालिका के लिए म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बट्टे में एल, ये हमने लास्ट वीडियो में 6वें चैप्टर में प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला सूत्र पढ़ा है। यदि एन कम हो जाए, एम को कम करने पर एल कम हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एल जब कम हो जाएगा तो अक्सल भी कम हो जाएगा, अक्सल बराबर ओमेगा एल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, धारा क्या हो जाएगी? धारा इंक्रीज होगी, धारा बढ़ेगी जिससे तीव्रता भी बढ़ेगी। बल्ब की जो तीव्रता है, चमक है, वो क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक पार्ट आ गया इसका। दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है वो भी देख लीजिए
कि एक लोहे की छड़ को प्रणालिका के भीतर रख दें। अब की बार क्या कर रहे हैं, इसके भीतर लोहे की प्रणालिका को रख रहे हैं, मतलब लोहे की छड़ को प्रणालिका के भीतर रख रहे हैं। भीतर रखेंगे तो L बराबर होता है म्यू n² a इंटू एल, और यहां से इसको म्यू नॉट म्यू आर पुट कर देंगे n² a इंटू एल। एल ये वाला ले लो, ये ले लो। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला उसमें कैपिटल एन था तब बट्टे में एल था, और कैपिटल स्मॉल एन है तो इधर मल्टीपल में एल है। घबराना नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है। अब यदि यहां पर म्यू आर लोहे के लिए क्या होता है, ज्यादा, म्यू आर इंक्रीज हो गया तो एल बढ़ गया। एल क्या हो गया, बढ़ गया। एल बढ़ेगा तो अक्सएल बढ़ गया, अक्सएल बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी, धारा डिक्रीज होगी तो तीव्रता भी घट जाएगी। तीव्रता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको समझना है। म्यू आर यहां बढ़ गया है, एल बढ़ जाएगा, अक्सएल बढ़ जाएगा, धारा घट जाएगी। धारा घटेगी तो तीव्रता भी घट जाएगी। लास्ट पार्ट इसका देखें कि एक अक्षीय प्रतिघात वाले संधारित्र को प्रणालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब अक्सएल बराबर अक्षीय, अक्सएल प्रणालिका का प्रतिघात है। देखो मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यहां पर इसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जुड़वा रहा है। जब यहां पर संधारित्र जुड़ गया, यहां पर कुंडली का प्रेरकत्व है एल, तो इसका ये जब दोनों है, ये दोनों ही हैं, तो कुल प्रतिघात 0 हो जाएगा। कुल प्रतिघात कितना हो जाएगा, कुल प्रतिघात पहले की तुलना में, क्योंकि ये विपरीत क्रम में होते हैं, कुल प्रतिघात अक्स एल माइनस अक्स सी और अक्स बराबर 0। तो यहां पर प्रतिघात घट गया, प्रतिरोध घट गया, तो अक्स क्या हो गया, डिक्रीज, तो धारा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और धारा बढ़ेगी तो तीव्रता भी विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीव्रता भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात में परिवर्तन। आवर्ती का धारतीय प्रतिघात और प्रेरक की प्रतिघात के साथ में ग्राफ अपन को चाहिए, तो सबसे पहले में ग्राफ है वो अक्सएल और एफ के बीच में खींच रहा हूं। तो अक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक और ग्राफ हमें यहां पर पूछा है अक्स सी और एफ के बीच में, अक्स सी और एफ के बीच में, तो अक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। तो अक्स सी बराबर आ गया है 1/2 पाई एफ सी। तो यहां पर एफ के साथ में ये डिक्रीज होगा, यहां पर एफ के साथ में इंक्रीज होगा, समानुपातिक रूप से ये व्युत्क्रमानुपातिक रूप से डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखें, चित्र में प्रदर्शित एमीटर वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। तो यहां पर आप ध्यान दें, इस चित्र में यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का, धारतीय प्रतिघात 4 ओम, अक्सएल भी 4 ओम। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप VC और ये VL, तो यहां पर दोनों बराबर होंगे। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर है और विपरीत क्रम में है, विपरीत कला में है। तो एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। तो यहां पर वोल्टमीटर मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 होगा, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 आएगा। वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, इसको क्लियर कर लीजिए कि देखिए श्रेणी क्रम में जो धारा बहेगी सेम बहेगी, धारा दोनों में से क्या बहने वाली है, सेम, श्रेणी क्रम में सेम धारा बहती है। तो इसमें से जितनी धारा बहेगी इसमें से भी उतनी। धारा को इससे गुणा कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा, धारा को इससे गुणा कर देंगे वोल्टेज आ जाएगा। तो VC और VL भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अक्सी और अक्सएल भी दोनों बराबर है। क्योंकि ये VC कैसे है, ये इसको मैंने धारा से गुणा कर दिया I से, इसको मैंने धारा से गुणा कर दिया और दोनों बराबर हैं, तो ये आ गया अपने पास में।
दोनों बराबर हैं, विपरीत कला में है, इस कारण से वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा? 0 आएगा। वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा? 0, 0। अब बात आती है धारा के पाठ्यांक के लिए। तो धारा कितनी बहेगी? धारा बराबर होता है वोल्टेज बट्टे में कुल प्रतिबाधा। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, कुल प्रतिबाधा, वोल्टेज तो हमारे पास में Vrms का मान चाहिए यहां पर, Vrms Irms, क्योंकि जो वोल्टमीटर एमीटर हैं वो धारा के वर्ग माध्य मूल मान का मापन करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, Irms चाहिए अपन को। Irms बराबर क्या होगा? Vrms अपॉन जेड। Vrms बराबर होता है Vm बट्टे में √2। जेड का जो मान है वो थोड़ा सा अलग से निकाल लेते हैं। जेड देखो क्या होता है, जेड बराबर होता है r² प्लस अक्स l माइनस अक्स c का होल स्क्वायर। यहां से ये दोनों बराबर हैं तो r² का रूट बच गया, मतलब r बच गया। तो जेड का मान है वो r के बराबर 45 ओम आ गया। कितना आ गया? तो ये तो अपने पास में जेड का मान r के इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। Vm वोल्टता का शिखर मान 90 √2, ये √2, ये 45, तो ये अपने पास में आ गया 2। कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर की धारा बहने वाली है। क्या ये मैंने ठीक किया है? आपको समझ आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक किया है। एमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा? एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो डीसी एवं एसी संयोजनों के लिए अपने प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में बताई गई संधारित्र की धारिता कम करने पर, यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर ले, कम करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर एक लैंप है, संधारित्र के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये संधारित्र है। अब यदि ये डीसी स्रोत के साथ में जुड़े तब तो क्या होगा? डीसी स्रोत की आवृत्ति 0, आवृत्ति 0, तो अक्स सी का मान कितना होगा? अक्स सी बराबर 1/ω_c, जिसको हम 1/2πfc से भी लिख सकते हैं। f का मान 0 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा अनंत। तो ये अपने पास में अक्सी की वैल्यू अनंत आएगी। अक्सी जब डीसी परिपथ में, कौन से परिपथ में? डीसी में। जब परिपथ कौन सा हो? डीसी, तो प्रतिघात अनंत, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कितना है? अनंत है, इसमें से अनंत धारा का प्रवाह होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एसी जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? सर्किट में एसी जुड़ा हुआ हो, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में, एसी परिपथ के अंदर क्या होगा? ये संधारित्र इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये एसी परिपथ है। कैसा परिपथ है? एसी। ये बल्ब है, ये संधारित्र है। तो देखिए यहां पर तो ये एक साधारण प्रतिरोध की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा? एक साधारण प्रतिरोध की भांति काम करेगा, बल्ब जलेगा। अक्सी किसकी भांति काम करेगा? साधारण प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, साधारण प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, अब अपन को यह पूछा है कि प्रत्येक प्रकरण में बताइए कि संधारित्र की धारिता को कम करे।
तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डीसी में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर देखें, इस वाले एक पार्ट का डीसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है, बाद में भी नहीं जलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके। अब जब एसी में, एसी की बात करें तो देखिए, एसी की बात करें तो धारिता कम कर रहे हैं, सी कम करेंगे, सी यदि कम कर दें, सी जब डिक्रीज होगा तो यहां पर अक्स सी इंक्रीज होगा, सी जब डिक्रीज होगा तो अक्स सी इंक्रीज होगा, अक्स सी यहां पर इंक्रीज होगा तो धारा डिक्रीज हो जाएगी, तो धारा डिक्रीज, धारा डिक्रीज तो बल्ब की चमक या तीव्रता भी डिक्रीज, तीव्रता भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये इस वाले पार्ट का आंसर है, इसका आंसर है ये आपको लिखना है लैंग्वेज में कि धारिता को कम करने पर धारितीय प्रतिघात बढ़ जाता है जिससे धारा घट जाती है, फलस्वरूप तीव्रता भी घट जाती है। ये देखो जगह कम है और समय भी ज्यादा लगता है, इस वजह से हमने यहां पर नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को धातु संसूचक के द्वार पथ से गुजारा जाता है। धातु संसूचक का मतलब हो गया मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर जब बड़ी रैली हो, बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म हो, एयरपोर्ट हो, तो वहां पर मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं ताकि कोई अवांछनीय वस्तु न लेकर जा सके। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु है तो धातु संसूचक ध्वनि निकालने लगता है। यह संसूचक किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो, ये जो संसूचक है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर, साथ में अनुनाद के सिद्धांत पर, वह अनुनाद के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं सिद्धांत पर। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो धातु संसूचक जिसे हम मेटल डिटेक्टर कहते हैं, ये एक एलसी परिपथ होता है। क्या होता है? एलसी परिपथ। एलसी चौंक कुंडली हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चौंक कुंडली। इसमें जो मेटल डिटेक्टर होता है विद्यार्थियों, ऐसे आप समझ लीजिए, इसके ऊपर यहां से एक कुंडली बनाई जाती, ऐसे ऐसे एक कुंडली होती, बहुत सारे तार इसमें मौजूद होते। तो कुंडली तो ये हो गई, कुंडली ये हो गई है, ठीक है। इस तरीके से कुंडली मौजूद होती है, साथ में इसके एक संधारित्र भी लगा होता है। अब ये दोनों होते हैं अनुनाद की स्थिति में। ये दोनों क्या होते हैं? अनुनाद की स्थिति में अक्सी और अक्सेल दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही कोई इस कुंडली के अंदर कोई व्यक्ति है और वो कोई मेटल के साथ में प्रवेश करता है, इसमें क्या लेकर चला गया? वो मेटल लेकर चला गया, धातु लेकर चला गया, तो इसका एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, एल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें संतुलन की जो स्थिति है, अनुनाद की जो स्थिति है, वो बिगड़ जाती है। अनुनाद की स्थिति जैसे ही बिगड़ती है तो वहां पर एक ध्वनि की बीप निकलती है और वो अपन को सुनाई पड़ती है। तो एक एलसी परिपथ होता है, कुंडली लगी होती है, और उस कुंडली में से जब कोई मेटल गुजरता है, मेटल जाता है, तो हम जानते हैं एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो अक्सेल बढ़ जाएगा। जो धारा है वो बहने लगती है और ध्वनि की बीप सुनाई पड़ती है। सुमेलित कीजिए। देखो, एक ऐसा यदि अपना भाग्य बहुत बढ़िया हो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसा अब की बार होगा नहीं विद्यार्थियों, ढंग से तैयारी कर लीजिए, एक एक चीज को बारीकी से पढ़िए, दिमाग में इनको फिट बैठाइए। पहले पूरे चैप्टर को पढ़े और फिर यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखने के लिए आए, ताकि आपको कुछ समझ में भी आए। यदि आप सीधा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो विद्यार्थियों ये समझ नहीं आएंगे। बिना कोई चीज तैयारी के यदि आप सीधे यहां पर आए हैं तो विद्यार्थियों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले थ्योरेटिकल पार्ट ढंग से तैयार करके आए, ताकि
ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर पाए। देखिए, सुमेलित कीजिए। तो गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, वैसे तो ये 6वें चैप्टर का है। E बराबर होता BLV। परिपथ की प्रतिबाधा, ये परिपथ की प्रतिबाधा Z है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व है, कुंडली का स्व प्रेरकत्व है म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। अनुनादी आवर्ती, गुणवत्ता गुणांक, अब ये सिलेबस में नहीं रहा विद्यार्थियों। औसत शक्ति, औसत शक्ति VI cos फाई, VI VRMS IRMS cos फाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक देखो, अब इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके लिए यहां पर लिए हैं, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता दे रखी है, धारा दे रखी है। ज्ञात कीजिए वाटहीन धारा, वाटहीन धारा होती है IRMS साइन फाई। वाटहीन धारा ये होती है IRMS साइन फाई। IRMS की वैल्यू होती है IM बट्टे में √2 साइन फाई। IRMS में से IM, ये IM होता है, ये क्या होता है IM। तो IM का मान है 10, तो 10 बट्टे में √2 साइन फाई। तो इन दोनों के बीच में कला कोणों का अंतर, तो वो है π/4। π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √2। √2 कितना हो गया 2 हो गया। 10 बट्टे में 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो ये 5 एम्पियर आ गई विद्यार्थियों। कितनी आ गई है 5 एम्पियर। लास्ट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 5 एम्पियर आ गई, 5 एम्पियर। ओके, फिर हमारे को पूछा है वर्ग माध्यम मूल वोल्टता। बी पार्ट में क्या पूछा है, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, वर्ग माध्य मूल वोल्टता। वर्ग माध्य मूल वोल्टता को हम VRMS से लिखते हैं, जो कि VM बट्टे में √2 के बराबर होती है। आप यहां से, ये क्या है VM, तो यह है 50 बट्टे में √2। √2 का मान होता है 0.707। ये आ गया अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.35 वोल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 10 ओम, XL बराबर 100 ओम, XC बराबर 100 ओम परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा Z बराबर अंडररूट में R स्क्वेयर प्लस XC माइनस X L का स्क्वेयर। यहां से R की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 10, XC का मान हमारे पास में 100, XL का मान भी कितना है 100। तो 100 माइनस 100 ये 0 हो गया। 10 का स्क्वेयर का अंडररूट करेंगे तो स्क्वेयर से अंडररूट कैंसिल हो गया। जेड का मान कितना आ गया 10 ओम आ गया है। कितना आ गया है 10 ओम हमें प्राप्त हो गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। एलसीआर परिपथ में कौन सा परिपथ है, एलसीआर परिपथ है। कौन सा परिपथ है, एलसीआर परिपथ है। तो एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मान हमें यहां पर दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो परिपथ में प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो देखिए विद्यार्थी प्रतिबाधा जेड बराबर होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जेड का फॉर्मूला अपने पास में होता ही है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूट। इसके अलावा आप कैसे लिख सकते हैं, वीएम बट्टे में आईएम से लिख सकते हैं, वीआरएमएस बट्टे में आईआरएमएस से भी लिख सकते हैं। हमें यहां पर ये दे रखा है, ये हमारे पास में है आईएम, ये हमारे पास में क्या है आईएम।
ये हमारे पास में है Vm। विद्यार्थियों एक चीज और थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, जैसे मान लो को क्वेश्चन आ रहा है और इसमें आपको यहां पर मात्रक दे रखा है एम्पियर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मिली एम्पियर दे दिया, क्या दे दिया, मिली एम्पियर दे दिया, तब धारा का मान है ना 7 गुणा 10 की घात माइनस 3 होगा, 7 गुणा 10 की घात माइनस 3 होगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मात्रक पर स्पेशली ध्यान देना, नहीं दे रखा है तब तो ये जो मात्रक होते हैं वही होंगे। तो Vm का मान कितना विद्यार्थियों, 210। Im का मान कितना, 7। तो ये आ गया अपने पास में 30 ओम। कितना आया, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती, चाहे इसमें देख लो चाहे उसमें देख लो, ये ओमेगा टी बराबर कितना दे रखा है, 200 टी, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 पाई एफ बराबर आ गया 200, और एफ बराबर आ गया है 200 बट्टे में 2 पाई, इसमें पाई मौजूद नहीं है, तो ये आ गया अपने पास में 100 बट्टे में पाई हर्ट्स आ गया है, 100 बट्टे में पाई हर्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 200 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरक की प्रतिघात होता है XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 2 गुणा में 3.14, एफ की वैल्यू हमारे को दे रखी है 50, एल का जो मान है वो हमें दे रखा है 200 मिली हेनरी, 200 गुणा 10 की घात माइनस 3, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3। 2 को 50 से गुणा कर लेते हैं, 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया, 100 को 3.14 से भी गुणा कर लेते हैं, यहां ये आ गया, तो 314 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 628, एक डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे, ये आ गया ओम, इसमें आ गया ओम में आ गया है। विद्यार्थी वीडियो के अंतिम दौर की ओर पहुंच चुके हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, Vrms का मान कितना है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। R बराबर हमें कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। XL बराबर हमें कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। शक्ति गुणांक R अपॉन में जेड होता है, तो जेड निकालेंगे सबसे पहले, आर स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर का रूट, तो R का मान अपन को दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर का रूट, तो ये अपने पास में आ गया 36 प्लस 64, 36 प्लस 64, तो जेड बराबर अपन को मिल चुका है 100 का रूट, 100 का रूट 10 ओम आ चुका है। कितना आ गया है, 10 ओम। ओके, शक्ति गुणांक चाहिए, तो शक्ति गुणांक कितना होगा, शक्ति गुणांक जिसको हम cos फाई से पुट करते हैं, R अपॉन में जेड के बराबर होता है। R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6 दे रखी है, जेड का मान हमने 10 निकाला है, तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव मतलब वोल्टेज और धारा क्रमशः ये सब कुछ दे रखा है, दोनों वैल्यूज दे रखी है। शक्ति गुणांक सबसे पहले क्या पूछा है, शक्ति गुणांक cos फाई, cos फाई कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू यहां से आप देखें, दोनों के बीच में कला कोणों का अंतर फाई बराबर हो गया पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान हो गया अंडरूट 3 बट्टे वा 2, 1.732 अपॉन 2, 0.866, 0.866। आवर्ती सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, आवर्ती के बारे में पूछा है, तो आवर्ती कितनी होगी,
आवर्ती देखें, यहां से ये ओमेगा टी के बराबर है, ये किसके बराबर है, ओमेगा टी हो गया 300 टी, 300 टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ये अपने पास में आ गया 2 पाई एफ बराबर 300, और एफ बराबर आ गया 300 बट्टे में 2 पाई, और ये अपने पास में आ चुका है 150 बट्टे में पाई, 150 बट्टे में पाई। ओके, फिर वर्ग माध्य मूल मान धारा, वर्ग माध्य मूल मान धारा, तो IRMS हो गया, IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2, IM की जो वैल्यू है वो यहां दे रखी है, दिखाई नहीं दे रही, 1 है विद्यार्थियों, तो 1 बट्टे में √2, यह आ गया 0.707 एम्पियर। चौथा जो पार्ट है उसमें परिपथ की प्रतिबाधा पूछी है, जेड बराबर हो गया अपने पास में Vm बट्टे में Im, Vm का मान देखें आप, Vm का मान 20 और Im का मान 1, तो जेड बराबर आ गया 20 ओम, कितना आ गया, 20 ओम आ चुका है, कितना आ गया, 20 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो वर्ग माध्य मूल मान की डेफिनेशन देनी है कि प्रत्यावर्ती धारा का, पहले हम धारा का वर्ग करते हैं, फिर माध्य लेते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसका व्यंजक फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में Im बट्टे में √2 आ जाएगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ये एक अच्छा टॉपिक है, ये खुद आ सकता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आपको कम से कम 3-4 टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे, अथवा में अवश्य क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा। लास्ट ईयर जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा था तो वो आ चुका, तो इस साल मुझे लगता है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या LCR परिपथ, दोनों में से एक आने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों, इनको ढंग से तैयार कर ले, ढंग से तैयार कर ले। तो देखिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तब आपको प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, वोल्टा धारा में कलांतर, फेजर ग्राफ, इन सब बिंदुओं में से कोई से 2 बिंदु 3 बिंदु पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये अपना जो क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी लास्ट ईयर कहा था कि काफी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, लास्ट ईयर ये खुद तो नहीं आया, खुद तो नहीं आया, लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी रचना, सिद्धांत, क्रियाविधि को आप ढंग से तैयार कर ले, इसमें होने वाली ऊर्जा हानियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बना हुआ है विद्यार्थियों, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया, तो इसके आने की अब संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, एक श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध यही है, अक्ष L बराबर होना चाहिए अक्ष C के। अनुनादी आवर्ती का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो अनुनादी आवर्ती होती है 1 बट्टे में √LC, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस स्थिति में प्रतिघात व कलांतर कितना, प्रतिघात 0, अनुनाद की स्थिति में प्रतिघात कितना होता है, 0, और कलांतर भी कितना होता है, 0 होता है। ये सब चीजें आपको बतानी है। तो अनुनाद की स्थिति से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न भी बाहर निकलते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर ले। विद्यार्थी, छोड़ना कुछ नहीं है, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसलिए हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्जाम में आपको घबराहट ना हो। पहले से कोई क्वेश्चन देखा हुआ है तो उसको आप इजी वे में कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका व्यंजक प्राप्त करना है, औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विद्यार्थियों, ये था
अपना प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, तो एमसीक्यू भी देखे हमने और कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी देखे यहां पर, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहां पर हमने देखे हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, तो विद्यार्थियों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम अगला वीडियो सही समय पर लेकर आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।